कांता की डायरी। आज की कहानी का शीर्षक है किसे अपना कहें। अगर आपको कहानी अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें। तो आज की कहानी शुरू करते हैं। कैंसर से लड़ती वृंदा को आज अपने पुराने दिनों को याद करके रोना आ रहा था। माता पिता की अकेली संतान होने के कारण वह बहुत आराम और सुख सुविधा से पली बढ़ी थी। पिता की स्थिति भी अच्छी थी, अतः किसी बात की कमी नहीं थी। उसे हमेशा से ही साहित्य तथा लेखन में रुचि रही थी। उसकी लिखी हुई रचनाएं समाचार पत्र तथा मासिक पत्रिकाओं में छपती थी। उसे कितनी बार पुरस्कार भी मिले थे। धीरे धीरे साहित्य की दुनिया में उसका नाम चमकने लगा था, पर इस प्रसिद्धि से परे वृंदा एक अलग ही दुनिया में खोई हुई थी। हिंदी से डबल एमए करने के बाद भी वृंदा को अपने करियर की उतनी परवाह नहीं थी जितनी कि अपने प्रेमी प्रणव की। प्रणव से उसकी मुलाकात विश्वविद्यालय में स्नातकोत्तर की पढ़ाई के दौरान ही हुई थी। 2 साल की दोस्ती और वृंदा ने सारी जिंदगी उसके साथ ही बिताने का फैसला कर लिया। प्रणव ने पहले ही साफ कर दिया कि उसे अपनी पत्नी का बाहर जाकर काम करना पसंद नहीं है, क्योंकि उसके परिवार में औरतें केवल घर की देखभाल करती है। तब प्रणव के प्यार में वृंदा को समझ में नहीं आया कि ये उसके बंदी बनने की पहली सीढ़ी है। उसे ये प्रणव का अपनी पत्नी के लिए ज़्यादा अधिकार समझना लगा, इसलिए उसने हंसकर उसकी बात मान ली। उसने सोचा कि जब प्रणव की अच्छी कमाई है, परिवार का अपना व्यापार है और खाते पीते परिवार हैं, तो फिर उसे कमाने की क्या ज़रूरत है। उसने जब अपने माता पिता से बात की तथा प्रणव की शर्त बताई, तो उसके पिता ने केवल इतना कहा कि बेटा, हमने तुम्हें इतना पढ़ा दिया कि तुम अपना अच्छा बुरा खुद समझ सकती हो। फिर भी मैं केवल इतना कहूँगा कि तुम अपना लेखन कभी मत छोड़ना। ये हमेशा तुम्हारे लिए एक मजबूत सहारे की तरह काम आएगा। वृंदा को अपने पिता की सलाह के रूप में दी गई चेतावनी समझ में नहीं आई, या शायद वह समझना नहीं चाहती थी। फिर दोनों परिवार की सहमति से वृंदा और प्रणव की शादी हो गई। शादी के बाद वृंदा अपनी दुनिया में व्यस्त हो गई। वह दुनिया जहाँ पर उसका स्वागत एक बहू से ज़्यादा एक घर संभालने वाले कर्मचारी की तरह हुआ। सभी लोग इस बात से ज़्यादा खुश थे कि अब घर का सारा काम आराम से और समय पर हो जाएगा। सब अपनी ज़िंदगी में मगन थे। वृंदा को अजीब तो लगा, पर वह कुछ बोल नहीं पाई। पति से बात की तो प्रणव ने कहा कि शादी के बाद सभी लड़कियों की जिम्मेदारी बढ़ जाती है, तुम कोई नई नहीं हो। वृंदा ने फिर कुछ नहीं कहा। शादी के 5 साल में 2 बच्चों के साथ वृंदा का परिवार तो पूरा हो गया, पर जिम्मेदारी मन भर बढ़ गई। वृंदा को सुबह से रात कब हो जाते थे पता ही नहीं चलता था। सबकी ज़रूरतें पूरी करना जैसे वृंदा का फर्ज नहीं बल्कि कर्ज बन गया था। वृंदा अकेले सारा काम कैसे करेगी, किसी को इस बात की परवाह नहीं थी। पति बस अपने व्यापार और दोस्तों में व्यस्त था। बच्चे भी अपनी दुनिया और फ़ोन में खोए रहते थे। सास को अपनी महिला मंडली से फुर्सत ही नहीं थी। बाकियों को भी कुछ खास लगाव नहीं था वृंदा से। एक दिन अचानक खबर आई कि वृंदा के माता पिता का एक कार दुर्घटना में निधन हो गया है। वृंदा ने जाने की बात की तो प्रणव ने कहा कि तुम जाकर क्या उन्हें जिंदा कर दोगी? कोई ज़रूरत नहीं है जाने की, घर कौन संभालेगा? आज वृंदा को पहली बार अपने पंख कटने का एहसास हुआ। अब उसे पिता के सलाह वाली चेतावनी याद आ गई। वृंदा ने अब कुछ भी कहना छोड़ दिया था, पर अब उसे समझ आ रहा था कि उसके पिता ने उसे क्यों लिखने की सलाह दी थी। यहाँ तक कि उसके अखबार के संपादक ने भी उसे घर से ही काम करने की सलाह दी थी, पर तब शायद वृंदा ने इसकी ज़रूरत नहीं समझी थी। एक बार उसकी पक्की सहेली प्रीति ने भी उसे मनाने की कोशिश की थी। उसने कहा था कि वृंदा, ये लेखन ज़रूरत पड़ने पर तुम्हारा सबसे बड़ा सहारा बन सकता है, पर शायद तब वृंदा प्यार में अंधी ही नहीं बहरी भी बन गई थी। वह समझना ही नहीं चाहती थी, इसलिए इतने शुभचिंतक की सलाह को उसने अनदेखा कर दिया। अब बहुत देर हो चुकी थी, लेकिन जब कैंसर से उसकी हालत खराब हुई तो उसे लगा कि शायद उसके पति को उसकी इतनी परवाह तो होगी कि वह उसका इलाज करवा दे तथा ऑपरेशन के लिए रुपये दे दे। पर जब वृंदा ने अपने रिपोर्ट प्रणव को दिखाए तो उसने वृंदा को अपना इलाज सरकारी अस्पताल से कराने की सलाह दी। उसके अनुसार इससे पैसे की बचत हो जाएगी। वृंदा की आखिरी उम्मीद भी टूट गई। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि यह बात वो आदमी कह रहा था जिसके लिए और जिसके कहने पर उसने अपना सब कुछ छोड़ दिया था। सास और बच्चों ने भी प्रणव का ही समर्थन किया। वृंदा धड़ाम से आकाश से धरती पर आ गिरी। जिस घर और परिवार को उसने अपने 16 वर्षों की सेवा से
खुशहाल रखा था। वहाँ के लोगों को उसके जीने मरने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वृंदा के अंदर कुछ मर गया था। उसने जीने की चाह छोड़ दी, पर शायद उसके कुछ अच्छे कर्म थे जो उसे फल देने वाले थे। एक दिन अचानक से प्रीति का फ़ोन आ गया। वृंदा ने फ़ोन उठाया। उधर से प्रीति की आवाज़ आई, कैसी हो दोस्त? वृंदा रो पड़ी। शायद किसी से इतने अपनेपन की आशा नहीं थी। प्रीति ने वृंदा को डांटते हुए कहा, क्या तुम्हें अपने दोस्त की याद नहीं आई? कल तुम तैयार रहना, मैं तुम्हें 10 बजे लेने आ रही हूँ। प्रीति दूसरे दिन ठीक 10 बजे दरवाजे पर खड़ी थी। वृंदा ने अपना मेडिकल रिपोर्ट्स उठाया और बिना किसी से कुछ कहे प्रीति की कार में बैठ गई। रास्ते में उसने प्रीति से पूछा कि उसे वृंदा की बीमारी के बारे में कैसे पता चला। प्रीति मुस्कुरा कर बोली, तुम्हारे पापा ने जाने से कुछ दिन पहले मुझे बुलाकर ये वादा लिया था कि मैं तुम्हारे बारे में खबर लेती रहूं, पर और कोई नहीं मिला तो तुम्हारे दूधिया को ही राजी करना पड़ा। प्रीति आगे कहने लगी, वृंदा तेरे पापा ने जो कहा लगता है जैसे उन्हें पता था कि एक दिन तुम जरूर मुसीबत में फंसोगी। वृंदा को रोना आ रहा था। जिस पिता का उसने मान नहीं रखा, उन्होंने हमेशा उसका भला सोचा, और जिस इंसान के लिए उसने सब कुछ छोड़ दिया, उसने उसे मुसीबत में बेसहारा छोड़ दिया। पर अब ये सोचने का कोई लाभ नहीं था। प्रीति उसे लेकर कैंसर विशेषज्ञ डॉक्टर के पास गई, जहां उनका मिलने का समय था। वृंदा की सारी रिपोर्ट्स देखकर डॉक्टर ने वृंदा को एडमिट कर लिया। वृंदा ने अपने घर में इसकी खबर भेज दी, लेकिन कोई भी उससे मिलने नहीं आया। कुछ दिनों में वृंदा का ऑपरेशन हो गया। करीब 4 महीने बाद वृंदा ठीक होकर अस्पताल से निकली। प्रीति ने पूछा, कहाँ चलना है? वृंदा ने कहा कि घर ले चलो। प्रीति ने कुछ नहीं कहा। जब वृंदा घर पहुंची तो पति प्रणव, सास और बच्चे सब उस पर भड़क उठे। वृंदा ने किसी से कुछ नहीं कहा। वह अपने कमरे में गई। वहां से उसने अपने ज़रूरी पेपर लिए और बाहर आ गई। प्रणव ने पूछा कि क्या उसे घर से बेघर होने का डर नहीं है। वृंदा प्रणव की तरफ मुड़ी, उसे देखकर मुस्कुराई और कहा, अब तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैं हमेशा के लिए यहाँ से जा रही हूँ। तुम्हें तलाक के पेपर भिजवा दूंगी, हस्ताक्षर कर देना, नहीं तो हर्जाना भरने में कहीं तुम भिखारी ना बन जाओ। क्योंकि आज से वृंदा बस अपने लिए और अपनी खुशी के लिए जिएगी। मुझे तुम जैसे स्वार्थी लोगों की ज़रूरत नहीं है। जहाँ मेरा सम्मान नहीं, वहाँ मेरा कोई काम नहीं। ये कहकर प्रीति की कार में बैठ गई और बोली, चलो दोस्त, अपने घर चले।